प्रेस के साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की श्रीनगर के ऑफिस में आप हमारी दावत पे आए। हमारे साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वर्किंग कमेटी के सीनियर मोस्ट मेंबर सलमान खुर्शीद साहब, जो कि यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, जो आज की प्रेस ब्रीफिंग यहाँ पे करेंगे। साथ में हमारे एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट और एक्स मिनिस्टर पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, गुलाम नबी मोंगा साहब एक्स MLC कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, हमारे अनवर भट्ट साहब कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट इंचार्ज हेडक्वार्टर। तो साथियों, आपको जैसे पता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया गया और पूरी साजिश रचा के उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की गई, उसके बारे में आज हमारे सलमान खुर्शीद साहब यहाँ पे आए हैं। वो आपके सामने पूरा ब्रीफ करेंगे कि कांग्रेस पार्टी इस मामले पे अपना क्या पक्ष रखती है। थैंक यू वेरी मच जनाब। सभी हम लोग जो भी बात कहेंगे वो ये एक मुश्तरक हम लोगों की कोशिश है कि आपके सामने अपनी बात रखें, अपने जज्बात रखें। सबसे पहले मुझे बड़ा ये कहने में मुझे बड़ी खुशी है कि जो भी हालात आज हम मुल्क में देख रहे हैं वहाँ, और जो हम यहाँ जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, उसके बावजूद आप लोग में जज्बा है। आप लोग इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी के PCC के दफ्तर में आए हैं और यकीनन ये दर्शाता है, ये बात इससे वाज़ेह होती है कि जो कुछ फंडामेंटल बातें हमारे कानून में हैं, हमारे आईन में हैं, जो बुनियादी बातें हमारे आईन में हैं, और जो निज़ाम जो हमारा डेमोक्रेटिक निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है, उसमें जो ख़ास पहलू हैं, उसमें एक पहलू फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, अपनी बात को कहने का हक। और अगर उसको कोई चीज़ उसकी निशानदेही कोई चीज़ करती है तो वो आपका प्रोफेशन करता है, आपका पार्टिसिपेशन करता है। आवाम तक बात पहुंचाने के लिए हम कितना भी दौरा कर लें, हम कितना भी घूम लें, हम कहां तक जाने की कोशिश कर लें, तब भी हम हर घर तक नहीं पहुंच सकते और हर अपने मुल्क के साथी के तक नहीं पहुंच सकते और उसके दिल पर दस्तक नहीं कर सकते। उसमें आप लोगों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आप लोगों की एक बहुत बड़ी हम लोगों को मदद है, जो सियासी लोग होते हैं, सियासी जमातों से जुड़े हुए होते हैं। और इसलिए सबसे पहले मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूं और इस बात को दोहराता हूं कि हम आपकी इस जो पेशकश है उसके हम शुक्रगुजार हैं। इससे पहले कि मैं जो अभी हो रहा है उसके बारे में कुछ आपसे कहूँ, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिन पहले जब यहाँ बर्फ़ गिर रही थी और राहुल गांधी साहब यहाँ आए थे और 3000 से ज़्यादा किलोमीटर पैदल चल कर आए थे और आप लोगों ने उनको खुशामदीद कहा था, यहाँ के आवाम ने खुशामदीद कहा था। मैं समझता हूँ कि यहाँ के कहीं के भी तारीख में, इतिहास में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होगा कि ऐसा मौसम हो, चारों तरफ बर्फ़ गिर चुकी हो, हमारे सरों पर बर्फ़ गिर रही हो और उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल कर लोगों ने उनको खुशामदीद कहा। उसके बाद तो यहाँ पर स्टेडियम में जलसा हुआ, उस जलसे में गिरती बर्फ़ में आकर लोग कई घंटों तक खड़े रहे और मैं यहाँ के PCC को मुबारकबाद देता हूँ, अपने सदर साहब को
मुबारकबाद देता हूँ कि इनकी जुस्तजू कोशिश और राहुल जी का जो अट्रैक्शन था कश्मीर में वो उन्होंने खुद माना है। उन्हें खुद ताज्जुब था कि इतनी बड़ी तादाद में ऐसे मौसम में लोग यहाँ पर उनके लिए आए। उसके बाद वो फिर यहाँ दौरे पे आए थे। उनका एक प्राइवेट दौरा था, उसमें फिर बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकात हुई और यकीनन जो उन्होंने जज्बाती बात कही उसी से मैं आज जो हादसा हो रहा है उसका ताल्लुक समझता हूँ। उन्होंने यहाँ आकर ये कहा था कि मैंने अपनी माँ से ये पूछा था कि हमारा घर कहाँ है। जैसे अंग्रेज़ी में हाउस और होम में बड़ा फ़र्क होता है। हमारी ज़बान में घर को घर ही कहते हैं, लेकिन मकान कुछ कहलाता है और कुछ घर कहलाता है। तो आपके पास मकान हो सकता है, मुमकिन है कि वो घर ना हो। इसलिए जब अपने गांव की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, तो फिर घर का सवाल आता है। और उन्होंने इस बात को आपके सामने रखा कि मैंने अपनी माँ से पूछा कि हमारा घर कहाँ है, और माँ ने कहा कि हमारा कोई घर नहीं है। तब मुझे ये समझ में आया कि मेरा घर यहाँ की आवाम के बीच में ही मेरा घर है और इन्हीं के बीच में मैं रहूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा घर है। तो उनसे मकान छीनने की किसी ने आज कोशिश की। वो एमपी थे, उनको मकान मिला था, रेजिडेंस मिला था, वो छीनने की कोशिश की है, लेकिन उनका घर नहीं कोई छीन सकता। और इसलिए मुझे कहने में फ़ख्र है और खुशी है कि मैं इस बात को कश्मीर की रैली में कह रहा हूँ, जहाँ उन्होंने आकर अपनी ज़बान से ये कहा और दिल से ये बात उनकी निकली थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि घरों में अगर घर की निशानदेही करूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यही मेरा घर है, यहीं से मैं आया हूँ, यहीं से मेरे बुजुर्ग आए हैं और यही मेरा घर है। तो इसलिए घर का आज सवाल है। हम सब के लिए ये मुल्क हमारा घर है, हिंदुस्तान हमारा घर है, और इस घर के जो हालात हैं, वहाँ जो कुछ हो रहा है उस पर जाहिर है हमको चिंता है, हमें तकलीफ़ है, शिद्दत की शिकायत है। और इसमें हमारी जुस्तजू कि इस घर को हम महफूज कैसे रख पाएंगे। और घर का एक पहलू यहाँ की जमहूरियत है, घर की जमहूरियत है। ये घर जमहूरियत से अलग नहीं किया जा सकता, और इसलिए जमहूरियत पे जब वार होता है तो यकीनन हम सबको बड़ी तकलीफ़ होती है, और इसलिए आज उसको बयान करने हम आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। जो भी हादसा हुआ है उसकी बहुत तफसील में मैं नहीं जाऊँगा। सरसरी तौर पर बता दूँ कि एक डेफेमेशन का केस, डेफेमेशन मानहानि का जो केस होता है, चाहे वो क्रिमिनल हो या वो सिविल हो, और आप जानते हैं कि अक्सर इसको इतनी तरजीह नहीं दी जाती। बहुत सारे केसेस होते हैं कोर्ट में, और आप जानते हैं हम लोग यहाँ वकील कई हैं, लेकिन कोर्ट्स में बावजूद हमारी जुस्तजू और कोशिश के मामले बहुत जल्दी तय नहीं हो पाते, वक्त लगता है। और इसलिए ताज्जुब इस बात का है कि ये केस इतनी जल्दी तय हो गया। केस क्या गुजरात में होना था कि गुजरात से कहीं और दूर होना था? कोलार में कही हुई बात, कोलार की कही हुई बात, कोलार कर्नाटक में उस पर केस ना किया जाए और केस जाकर गुजरात में किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा क्यों है? और अगर जब ऐसा होता है तो कानूनी जो निज़ाम है, कानूनी निज़ाम में मैजिस्ट्रेट को पहले, अगर मैजिस्ट्रेट की फिज़िकल जुरिस्डिक्शन से बाहर का कोई शिकायत है तो उसको पहले एक इंक्वायरी करनी होती है, पहले तफ्तीश करनी होती है कि क्या ये केस यहाँ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ये भी एक दूसरा पहलू है जिस पर सवाल उठेंगे। जब अपील होगी तो ये सारी बातें अपील में ले ली जाएंगी, और जल्द मुझे उम्मीद है कि अपील होगी। तो एक बात तो ये रही। दूसरी बात ये रही कि किसी ने केस किया, सही गलत जैसा भी किया, किसी ने केस किया। बीजेपी के एमएलए हैं, केस करने के बाद किसी वजह से उन्हें लगा कि इसमें हमारा काम नहीं चलेगा, तो इसलिए खुद जाकर फरीक ने जाकर खुद केस को रुकवा दिया। हाई कोर्ट से जाकर एक स्टे ऑर्डर ले लिया, और वो एक साल भर तक, तकरीबन एक साल तक वो केस रुका रहा, क्योंकि हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर था। जब राहुल जी के तेवर इनके बस में नहीं रहे, जब राहुल जी ने बहुत
तीखी तरीके से इनको अटैक किया, बीजेपी को, अडानी को और मोदी जी को अटैक किया, तो उसके फ़ौरन बाद वो केस हाई कोर्ट से विड्रॉ करके और मैजिस्ट्रेट से फिर कहा गया कि वो केस टेकअप कर लें, और मैजिस्ट्रेट ने टेकअप किया, बहुत जल्द किया, और जल्द करने के बाद फैसला भी सुना दिया। अब हम सब जो वकालत में हैं, हमने हर एक से आपस में बात करके ये पूछा है कि कभी किसी को ये मालूम है, याद है कि कोई केस मानहानि का हुआ हो और क्रिमिनल डेफेमेशन का केस हुआ हो जिसमें जो मैक्सिमम सज़ा होती है, जो सज़ा की इंतहा होती है वो 2 साल की है, कि मैक्सिमम सज़ा किसी केस में दी गई हो? कोई हमें नहीं मिला है, कोई हमें नहीं मिला। और ये चिदम्बरम साहब ने भी कहा, उनका भी अपना तजुर्बा, मेमन साहब उसके एनसीपी के बहुत पुराने क्रिमिनल लॉयर रहे हैं, उन्होंने तो मुझे फ़ोन करके ये कहा कि आप बताइए मैं 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने कभी 2 साल की सज़ा कभी नहीं सुनी, मैंने सज़ा ही नहीं सुनी अक्सर, लेकिन 2 साल की सज़ा तो मैंने कहीं नहीं सुनी। तो ये बात भी एक सवाल उठता है। और प्रोपोर्शनैलिटी जो होती है कानून में, कि आपको सज़ा उतनी देनी चाहिए जितनी सज़ा बनती है, मैक्सिमम सज़ा नहीं दे दी जाती है। तो इसको भी अपील में मुझे यकीन है कि इसको भी हम टेकअप करेंगे और तब मामला सामने आएगा। तो ये तो हुई अपील की बात। अपील का हमको हक है, हम अपील में सेशंस कोर्ट में जा सकते हैं, सेशंस कोर्ट में अगर हम मुतमईन ना हो तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से हम अगर मुतमईन ना हो तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सारा एक निज़ाम है, कानूनी निज़ाम है, जिसमें हमें जाने का मौका मिलेगा, और हमें उम्मीद है कि हमें उसमें राहत भी मिलेगी। लेकिन ये सब जब चल रहा है और जब कोर्ट ने खुद कहा, और इस बात को यकीनन इस बात को हमें अंडरस्कोर करना चाहिए कि कोर्ट ने खुद कहा कि ये सज़ा अभी हम 30 दिन के लिए, 1 महीने भर के लिए ये सज़ा जो है हम मुलतवी कर रहे हैं, हम सस्पेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब सज़ा फ़ौरन शुरू नहीं होगी जब तक कि आगे की कार्रवाई सामने नहीं आ जाती, सज़ा फ़ौरन शुरू नहीं होगी। उसके बावजूद डिस्क्वालिफिकेशन, पार्लियामेंट से बाहर करना फ़ौरन कर दिया गया, अगले दिन ही कर दिया गया, अगले दिन ही करा, 1 दिन नहीं रुके, कुछ घंटे नहीं रुके पता करने के लिए कि क्या ये सही चीज़ है जो हम कर रहे हैं या इसका कोई और रास्ता है। फ़ौरन कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। चलिए, वो ये कहते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक होता है, जो सेक्शन 8(3) है उसमें जैसे ही सज़ा हो फ़ौरन ही डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, ये उनका कहना है। अगर वो सही है तो कोर्ट में पता चलेगा। लेकिन उसके बाद मकान से, मैं घर नहीं कह रहा हूँ क्योंकि घर की बात हम कर चुके हैं, मकान से, रेजिडेंस से फ़ौरन नोटिस देकर ये कहा कि अब आपको ये रेजिडेंस छोड़ना है, जिसको राहुल गांधी जी ने जवाब में ये कहा कि जो आपका पैगाम मुझे मिला है, जो आपका नोटिस मिला है, उसका पूरा लिहाज होगा, उसका पूरा आदर होगा, और आप घबराइए ना, मैं आपको वक्त से इस घर को मैं छोड़ दूँगा। अब हम नहीं चाहेंगे कि वो छोड़ें, हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा भी वक्त आए कि उनको छोड़ना पड़े। लेकिन बहरहाल वो अलग बात है, रवैये की बात कर रहे हैं कि जो लोग निज़ाम इस मुल्क का जिनके हाथ में है, उनका तौर तरीक़ा और उनका रवैया क्या है। जब ऐसा नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें बहुत लंबे अरसे तक घर में रहने की इजाज़त दी है, इसी हुकूमत ने दी है, और कई उसके वजूहात होते हैं और उनके पास ये पावर होता है। लेकिन एक सीनियर लीडर को, ऑपोजिशन पार्टी, सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर के साथ ये तरीक़ा अपनाया जाए, ये अच्छी बात नहीं है इस मुल्क के लिए, और इस मुल्क के निज़ाम और इस मुल्क के तौर और तरीक़े पर के लिए ये अच्छी बात नहीं है। अब ये सब हो क्यों रहा है? हमारा ये मानना है ये हो इसलिए रहा है कि राहुल गांधी जी ने ठानी है कि हम इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम को साफ़ सुथरा रखेंगे, और इसकी जवाबदेही हम हुकूमत से लेंगे। और हुकूमत से किस बात की जवाबदेही है कि क्या कोई ख़ास ऐसा ताजिर है, कोई ख़ास ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट है
जिससे आपको ख़ास मदद मिलती हो या जिससे आपका कोई ख़ास रिश्ता हो और जिसकी वजह से उसे आप आउट ऑफ वे जाकर फेवर करते हैं। और उसके लिए हमने इस बात को वाज़ेह किया है कि उन्हीं के जहाज़ में, अडानी के जहाज़ में मोदी जब वज़ीर आज़म बनने का ओथ लेने आए थे तो मोदी के जहाज़ में बैठकर आए। और तस्वीरें हैं जिसमें मोदी जी अडानी के जहाज़ में उनके साथ बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। और भी तस्वीरें हैं जहां SBI के चेयरमैन के साथ ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर और अडानी बैठे हैं। फ़ौरन बाद उससे बहुत बड़ा लोन SBI ने अडानी साहब को दिया। उसी के साथ कई और ममालिक हैं, जैसे बांग्लादेश है और ममालिक हैं जहां पर बहुत बड़े फैसले लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे प्राइम मिनिस्टर से जब बात की और वहाँ से ही ये बात वाज़ेह हुई है, वहीं से ये बात साफ आई है कि उन्होंने ये इशारा किया बल्कि कह दिया कि हम ये करेंगे जब अडानी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, क्यों मिलेगा और लोगों का क्या हक नहीं था? क्या इसको जिस तरह से हमारा पब्लिक लॉ का निज़ाम है कि उसमें हर एक को मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने का और उसके बाद उसमें से जो बेस्ट होता है उसको चुना जाएगा। लेकिन ये सब अपनी जगह है। और उसके बाद जब राहुल जी ने एक बात कही कि 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनीज हैं अडानी जी की, जो शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया आया है। और वो बार ये कह रहे थे कि आप बताओ कहाँ से आया है, नहीं तो मैं बताऊंगा ये कहाँ से आया है। अब वो तो जब भी इस पर पार्लियामेंट में अपनी बात कहना चाहें तो पार्लियामेंट में या तो माइक स्विच ऑफ कर दिए जाए या पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया जाए। हमने देखा है कि ऑपोजिशन पार्लियामेंट का काम रोकती है अगर ऑपोजिशन की बात नहीं सुनी जाती। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि हुकूमत की तरफ से बजट सेशन में पार्लियामेंट को रोक दिया जाता है और फाइनली पार्लियामेंट को एडजर्न कर दिया जाता है। तो वहीं पर राहुल जी को जो कहने का हक था वो उन्हें कहने नहीं दिया गया। जो कुछ वो कह पाए उसको एक्सपेंज कर दिया गया, उसको रिकॉर्ड से निकाल दिया गया। और जब उन पर सवाल उठे कि वो इंग्लैंड में क्या कहकर आए हैं, जबकि हम ये मानते हैं कि उन्होंने इंग्लैंड में जो कहा उसमें कहीं किसी को शिकायत नहीं हो सकती। जो सच्चाई हालात के है वो एक यूनिवर्सिटी में जाकर, जहाँ पर लोग इस बात में दिलचस्पी लेते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं, आपके मुल्क को स्टडी कर रहे हैं, हम समझना चाहते हैं कि आपके मुल्क में क्या हालात हैं, वहाँ जहाँ सच बात कहकर राहुल जी आए तो यहाँ इल्ज़ाम ये लगा कि आप मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं इसका जवाब देता हूँ। जवाब देने का मौका नहीं दिया गया। तो पार्लियामेंट में बोलते हैं तो एक्सपंज कर दिया जाता है और उसके बाद उन पर कोई इल्ज़ाम लगता है तो उसका जवाब देने की उनको इजाज़त नहीं दी जाती, उनको मौका नहीं दिया जाता। और जब वो बार बार इसरार करते हैं कि नहीं मैं पार्लियामेंट में अपनी बात कहूँगा, मैं जवाब दूंगा, तो उनको पार्लियामेंट से ही बर्खास्त करके पार्लियामेंट से बाहर कर दिया जाता है। ये क्या है? ये कैसा लोकतंत्र है? देखिए, मैं जानता हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की शिकायतें आपको बहुत हैं। मैं जानता हूँ कि आपकी मीडिया के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं, आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी लड़ाई लड़कर आए हैं, ये आप लोग मुझसे ज़्यादा और बेहतर जानते हैं। लेकिन ये बात आज उस लेवल पे हो गई जहाँ पर सीनियर मोस्ट डेमोक्रेसी के लीडर्स हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। तो अगर आज इस तरह से लोगों के मुंह बंद कर दिए जा रहे हैं और उनकी आवाज़ कुचल दी जा रही है, जो सीनियर लीडर्स हैं, तो जो आवाम के लोग हैं वो शिकायत करेंगे तो कैसे भी करेंगे। और याद आता है, वो शेर याद आता है कि हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो कोई चर्चा नहीं होती। ये हाल हमारी डेमोक्रेसी का हो गया है। इसी डेमोक्रेसी के हाल को लेकर राहुल गांधी जी
ने एक ये मान के चलिए कि एक कैंपेन छेड़ रखा है, और हम सबको, कांग्रेस के लोगों को फख्र है राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी जी ने ये कैंपेन छेड़ा है, और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए भी लड़ें, लेकिन वो आज एक सिंबल बन गए हैं, आज़ादी के सिंबल बन गए हैं कि हमें अपनी बात कहने की आज़ादी इस मुल्क में, हमारी जमहूरियत में है कि नहीं है, और उससे बहुत सारी चीज़ें और जुड़ी रहती हैं। तो वो उसका आज सिंबल है। उस सिंबल को प्रोटेक्ट करने, डिफेंड करने के लिए, उस सिंबल को प्रिजर्व करने के लिए हमें हर कोशिश, हर जस्तजू करनी है, जो हम करेंगे। लेकिन इस लड़ाई में मकसद जो है, उनका मकसद और हमारा मकसद है कि हम हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के हर पहलू को महफूज करें, और उससे मैं नहीं मानता कि कोई भी जुदा है। उसमें आवाम का हर हिस्सा, हर लोग उसमें जुड़े हैं, और मैं तो ख़ास तौर पर कहूँगा कि आप जम्मू कश्मीर के लोग उस पर आपका ख़ास उस पर हक़ है, और उस लड़ाई में आप हमारा साथ देंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। यहाँ जितने हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, मोअज़्ज़िज़ साथी यहाँ बैठे हैं, वो मुस्तक़िल आप लोगों के साथ हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप उनको नवाजते रहेंगे। अपनी जो भी आपकी जस्तजू और कोशिश है, उससे उनको नवाजते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके सवाल होंगे तो अच्छा, कोई क्वेश्चन है?